तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो चलिए देखिए, अनुसंधान शोध के क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं, यानी कि या अनुसंधान है या शोध है, इसके क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा किसी भी शोध की सफलता इन शब्दों पर निर्भर करती है। यह शब्द ही निर्धारित करते हैं कि शोध किस प्रकार भेदभाव रहित, पूर्वाग्रहों से मुक्त और उत्तम बनेगा। आप देखिए कि बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं शोध के अंदर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसके द्वारा क्या है, एक जो शोध है वो उत्तम बनती है, वो सर्वश्रेष्ठ बनती है। अब देखिए वही आप हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे, है ना, जिसके बारे में बताया गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शोध को क्या है उत्तम बनाती हैं, सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं, सबसे बेस्ट बनाती हैं। वो क्या है, वो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि देखिए उसके बिना क्या है वो चीज़ हो नहीं सकती, है ना। उसके बिना क्या है, शोध संभव नहीं हो सकता। जैसे देखिए आपके पास अच्छे नोट्स होंगे, अच्छी किताबें होंगी, तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। वो क्या है, वो चीज़ें हैं आपके पास। सो देखिए इसी तरह शोध के साथ ही शोध करनी हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार शोध में किसी भी प्रकार की गलतियां या शुद्धियां ना रहें। इसमें सामान्य नियमों, सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अब देखिए जब भी शोध की जाती है, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि किसी प्रकार की गलती ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। मान लीजिए मार्केट से आप कोई बुक लेते हैं तो उसमें आपके देखेंगे बहुत सारी गलतियां हैं। गलतियां मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, कई क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, है ना। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी जो अनुसंधान है, जो शोध है, जो उन्होंने टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाया है, उसके ऊपर उन्होंने शोध नहीं किया, है ना। तो वो क्या है, वो अशुद्धियां उसमें आ गई। लेकिन अगर आपको उत्तम शोध देखना है, सर्वश्रेष्ठ शोध देखनी है, तो उसमें क्या है कि ना तो उसमें अशुद्धियां होंगी, ना तो उसमें गलतियां होंगी। तो देखिए इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अब देखिए अशुद्धियां दूर करनी हो, गलतियां दूर करनी हो, सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम अनुसंधान या शोध करनी हो, तो क्या है, सामान्य नियम होते हैं उसके, या कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनको फॉलो करने के लिए या जिनको करने के लिए क्या है, बल दिया जाता है। अब देखिए शोध की जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार से है। देखिए जिन शब्दों की बात हुई थी ना, वो शब्द ये वाले हैं। देखिए पहला है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। देखिए शोध में क्या है, सटीकता होनी चाहिए। जिस विषय वस्तु पर शोध किया गया है उसे बिल्कुल उचित या सटीक होना चाहिए। शोध पूर्णतः उसी विषय पर आधारित होना चाहिए जिस विषय पर शोध किया गया है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय के ऊपर आपने शोध किया है, वो सारी चीज़ें उस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि जब आपने शोध किया किसी विषय को लेकर, मान लीजिए आपने भारत चीन का या इंडिया चाइना का, आपने जब रिलेशन का आपस में भारत चीन संबंध का आपने शोध किया, अनुसंधान किया, तो उसमें भारत चीन की बातें होनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान की बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें बांग्लादेश की बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने भारत चीन लिख दिया ऊपर, बाद बीच में आप पाकिस्तान की कर रहे हैं, बाद बीच में अमेरिका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संबंध की बात है तो आपको सिर्फ उसी विषय के ऊपर केंद्रित होना होगा जिस विषय को लेकर आप चलते हैं। यानी कि आपको सटीकता, एक्यूरेसी आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते पढ़ते देखिए, अनुसंधान पढ़ते पढ़ते आप बीच में आप टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाए, है ना, तो ऐसी बात थोड़ी है, वो एक्यूरेसी कहाँ की रही। तो इसलिए एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि जिस चीज़ के बारे में शोध किया गया है वो विषय ही शोध का होना चाहिए और बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बहुत उचित होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप हमारा मटेरियल अगर पढ़ते हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चन आपके इजीली निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है अपने आप पे कि हमने जो मटेरियल बनाया है वो बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़नी है, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं, सबसे बढ़िया है, इसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन निकलेंगे। क्योंकि देखिए ये सटीकता है, ये एक्यूरेसी है। दूसरी बात है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। अब देखिए शोध में सदैव वैधता होनी चाहिए। वैधता शोध की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करती है। इसका तात्पर्य है कि अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष सही हैं। वैधता अनुसंधान की प्रायोजिकता सुनिश्चित करती है। शोध से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू होती हैं यदि वे मान्य। अब देखिए वैधता होती है, कोई भी शोध है, कोई भी अनुसंधान है, वो वैध होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। यानी कि जो आप चीज़ बता रहे हैं वो हमेशा ही होनी चाहिए, है ना। जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं वो क्या वैलिड है
है ना, वो वैध है, वो गवर्नमेंट से वैध है, वो यूजीसी नेट के अंडर है। जितने कॉलेज है वो यूजीसी नेट के अंडर आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, है ना। तो ये क्या है कि शोध भी वैसी होनी चाहिए, वो वैध होनी चाहिए। यानी कि जो आपने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाले हैं, मान लीजिए आपने किसी विषय के ऊपर शोध किया, आपने उसका जो निष्कर्ष निकाला वो सही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, वो चीज़। उसमें क्या है कि शोध से जो निष्कर्ष निकाले हैं वो वास्तविक जीवन की समस्या पर लागू होते हैं, यदि वे मान्य हैं। यानी कि मान लीजिए आपने शोध किया भारत की बेरोजगारी के ऊपर, फिर आपने निष्कर्ष निकाला कि भारत में इतने बंदे जो हैं वो बेरोजगार हैं, है ना। तो उससे क्या है कि ये हमारे वास्तविक जीवन की समस्या है बेरोजगारी, ये उस पर लागू भी होती है ना, ये चीज़ वो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है आलोचनात्मक। अब देखिए क्रिटिकल, उपयोग की जाने वाली विधियों और प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण विश्लेषण होना चाहिए ताकि अनुसंधान किसी भी त्रुटि से मुक्त हो। यह महत्वपूर्ण जांच का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। अब देखिए क्रिटिकल होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए। यानी कि देखिए जो आपने चीज़ आपके सामने है, आपको देखना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बुक पढ़ा, फिर आपने निष्कर्ष निकाला। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बंदा है ना, तो अगर कोई बात कहता है तो उसकी आलोचनात्मक भी चीज़ें होती हैं। यानी कि देखिए हर कोई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो बात आपने कही है या सुनी है, क्या पता वो दूसरे के लिए सही ना हो। इसलिए जिस विधि का आपने प्रयोग किया है, जिस प्रक्रिया का आपने प्रयोग किया है अपने अनुसंधान में या शोध में, वो क्या है, त्रुटि मुक्त हो, उसमें कुछ भी त्रुटि ना हो, वो पूरा आलोचनात्मक देखा जाए, क्रिटिकल तौर पे देखा जाए, कि ताकि आपकी जो जांच है, जो शोध है, वो बढ़िया हो सके, है ना, वो चीज़। सो नेक्स्ट देखिए विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी। अब देखिए ये भी इससे मिलता जुलता है। शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता होने से शोध को मान्यता मिलती है तथा उसके बिना किसी हिचक के अपनाया जाता है। किसी भी शोध में विश्वसनीयता तब आती है जब सूचनाओं को सर्वोत्तम स्रोतों एवं प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। अब देखिए शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि देखिए जब शोध आपको उत्तम तरीके से बताई जाए, जो उसमें जानकारी दी गई है वो सर्वोत्तम स्रोतों से हो, है ना। यानी कि मान लीजिए जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो क्या है, वो सर्वोत्तम स्रोतों से है ना। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूजीसी नेट की, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, तो वो क्या है, वो सर्वोत्तम स्रोत है। उसके जरिए आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किस प्रकार से फिल करना है, फ़ोटो कैसे लगानी है, क्या क्या जानकारी चाहिए, वो क्या सर्वोत्तम स्रोत है। आप उस पर यकीन कर सकते हैं। यदि आप शोध में किसी भी प्रकार की दोहरे स्तर की सूचनाओं का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपकी शोध प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाए, लेकिन इस प्रकार से किए गए शोध की विश्वसनीयता सदैव संदेह के दायरे में रहती है। अब देखिए मान लीजिए आपने शोध की, लेकिन आप दोहरे स्तर की सूचनाएं, दोहरा स्तर मतलब की है कि आपने किसी चीज़ को किया है, क्लियर नहीं किया, है ना, आपने उसका आंसर ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो शोध है वो जल्दी खत्म तो हो जाएगा, लेकिन संदेह बना रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे टॉपिक की बहुत कम जानकारी दी हुई होती है, तो आपके मन में संदेह होता है कि क्या इसमें जो जानकारी दी हुई है वो स्पष्ट नहीं है, क्या वो सही है या गलत है ना। तो आपका संदेह हमेशा बना रहता है। इसलिए होता क्या है कि जो भी आपको जानकारी दी जाए वो सटीक हो, अच्छी हो, कि ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। वैसे कुछ सीमा तक दोहरे स्तर के आंकड़ों का उपयोग शोध कार्य में किया जा सकता है, लेकिन पूरा शोध कार्य यदि इस प्रकार की सूचनाओं पर आधारित होगा तो निसंदेह एक शोध विश्वसनीयता से परे होगा। यानी कि आपकी शोध ऐसी होनी चाहिए, एक शोध ऐसी होनी चाहिए कि उस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। अब देखिए मार्केट में बहुत सारी ऐसे राइटर्स की बुक्स हैं जो आप प्रेफर नहीं करेंगे, जो कोई भी प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस पर विश्वसनीयता नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है ना। हर एक कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। कुछ खास बुक्स होती हैं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। जैसे आप हमारे नोट्स पे विश्वास कर सकते हैं, ये पूरी तरह से विश्वसनीयता रखते हैं। तो ऐसे ही देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि विश्वसनीयता से परे होती हैं, जिसकी सूचना पर विश्वास नहीं किया जाता। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि आंसर तो गलत है, ये बुक तो बेकार है, इसमें बढ़िया है, ये बुक बढ़िया है ना, ये किताब बढ़िया। तो वो क्या है, विश्वसनीयता है। नेक्स्ट है प्रयोग सिद्ध यानी कि इंपेरिकल।
शोध की प्रयोग सिद्ध प्रवृत्ति का अभिप्राय है कि शोधकर्ता ने शोध कार्य में उचित वैज्ञानिक पद्धतियों एवं रीतियों का अनुपालन किया। शोध के प्रत्येक चरण का अत्यंत सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए तथा इसे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। इस कार्य में मात्रात्मक शोध किया जाना गुणात्मक शोध की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। अब देखिए होता है कि प्रयोग सिद्ध होता है। हमेशा देखिए चीज़ों की दो क्वालिटी होती है, एक होती है मात्रात्मक, एक होती है गुणात्मक। अब देखिए हमेशा ही शोध में गुणात्मक शोध पर विश्वास किया जाता है, ना कि मात्रात्मक। अब देखिए सिंपल सा आपको मैं एक लॉजिक समझाता हूँ, यहाँ पे आप सुनिए। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट, आप भी ऐसा समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, कि मान लीजिए आपको जो भी टॉपिक दिया हो, मान लीजिए वो टॉपिक आपको 20 पेज का दे दिया, 20 पेज का, एक टॉपिक है 5 पेज का, तो आप विश्वास करेंगे कि जो 20 पेज का है वो अच्छा है, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है। जिसकी मात्रा कम है आप कहेंगे ये अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि अगर 20 पेज का आपको टॉपिक दिया, उसमें बेफालतू की बातें होंगी जो आपके किसी काम की नहीं होंगी, लेकिन जो 5 पेज का नोट्स होगा वो आपके हमेशा काम आएगा। उसमें वही बातें दर्ज की होगी जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं। तो आप देखिए कि अगर आप 20 पेज का करेंगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, जबकि 5 पेज का आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जब भी शोध होती है उसमें जो गुणात्मक चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मात्रात्मक पे ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या होता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें साइंटिफिक पद्धति है जो उसमें, और उसका पालन किया जाता है। इनकी साइंटिफिक तरीके, आप अपनी तरह से शोध नहीं कर सकते, आपको वैज्ञानिक तरीके से चलना होगा। इसका जो प्रत्येक चरण है देखिए वो सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए हर एक चरण का। मान लीजिए आपने विषय का चुनाव किया, अगर मान लीजिए आपने विषय का गलत चुनाव कर दिया, आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली, लेकिन उसका आपका जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपको फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया कि पहले विषय का अच्छे से चुनाव करिए, हर एक स्टेप जो आप फॉलो करते हैं रिसर्च में उसे अच्छे से करिए, कि ताकि जो आपकी नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ हो और जो आपकी शोध है वो भी अच्छी हो जाए, है ना। तो वो चीज़ है इसमें। सो नेक्स्ट देखिए निष्पक्षता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए निष्पक्षता है, ऑब्जेक्टिविटी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन आप इसे इम्पार्शियल भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। निष्कर्ष का तात्पर्य है कि पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह का अभाव। पूर्वाग्रह मतलब होता है कि भेदभाव से रहित, ठीक है। तो आप इसे इम्पार्शियल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में है निष्पक्षता। अनुसंधान शोधकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य और मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए। यह शोध का उद्देश्य होना चाहिए कि वे अनुसंधान के परिणामों की व्याख्या करते समय निष्पक्ष रहे और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सत्यापित करने के लिए परिणामों की गलत व्याख्या ना करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात है कि जो निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए कि जो एक अनुसंधान करता है उसको इसमें अपने विचार नहीं ठूसने चाहिए, है ना। वो ये ना कहे कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मेरे पास सोर्स है वो गलत है। यानी कि इसमें क्या है, ना तो आपके व्यक्तिगत मूल्य काम आएंगे, ना ही आपके मान्यताएं काम आएंगी। क्या चीज़ काम आएंगी, जो वैज्ञानिक पद्धति है वो काम आएगी, है ना। तो शोधकर्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो भी परिणाम की व्याख्या करते हैं वो हमेशा ही निष्पक्ष रहे और गलत व्याख्या ना करें। व्यवस्थित उपागम यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच। अब देखिए किसी भी शोध को संपन्न करने का एकमात्र उपागम है, इसके बिना किसी भी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शोध कार्य में प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित चरण होता है जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होता है। इस वजह से कहा जा सकता है कि प्रत्येक शोधकर्ता तो अपने कार्य में व्यवस्थित चरणों का पालन करना चाहिए। अब देखिए व्यवस्थित उपागम क्या है, आपको जो शोध करनी है हमेशा ही सिस्टमैटिक तरीके से करनी चाहिए, तभी आपकी शोध जो है वो पूर्ण होगी। अब देखिए सिस्टमैटिक क्या है, पहले आपने विषय का चुनाव किया, है ना, फिर परिकल्पना आ गई, फिर कई कुछ ऐसे आ गया, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट है सामान्यकरण की जनरलाबिलिटी या जनरलाइजेशन। यह शोध की वह विशेषता है जिसे जनसंख्या के विशाल समूह पर लागू किया जाता है। देखिए जनसंख्या का मतलब क्या है कि जो आपने शोध की है वो पूरा ही डाटा, पॉपुलेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जनसंख्या। ये जनसंख्या आम जनसंख्या नहीं है, ये वो जनसंख्या है जो आपके पास रिसर्च वाला डाटा होता है, ये वो जनसंख्या है। अब देखिए यह शोध की विशेषता है कि जनसंख्या के एक विशाल समूह पर लागू किया जाता है, यानी कि जो आपका रिसर्च का कार्य है उस पर लागू किया जाता है। जैसे कि
जनसंख्या संबंधी शोध कार्य किया जा रहा है तो ऐसी दशा में शोधकर्ता जनसंख्या के किसी छोटे हिस्से पर शोध करता है और उसी से प्राप्त आंकड़ों को संपूर्ण जनसंख्या के लिए आधार बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों का सामान्यीकरण किया जा रहा है। अब देखिए, जो आपके पास आपने टॉपिक चुनना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही जो है टॉपिक, देखिए जब भी आप शोध करते हैं ना, तो आप किसी विषय को चुनते हैं, ना कि किसी बुक को चुनते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास रिसर्च का बहुत सारा डाटा है, तो आप सब पे रिसर्च थोड़ी करेंगे। आपको रिसर्च किस पे करना है? सिर्फ एक पार्ट पे, उसी को आधार बना के क्या करेंगे, फिर आप पूरी रिसर्च करेंगे। मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या है, ठीक है, उसका जो हमेशा ही जनगणना होती है, सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि इंडिया में बेरोजगार बंदे कितने या युवा बंदे कितने हैं, ठीक है। 130 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ युवा है। आपको बस युवा को टारगेट करना है कि उनकी समस्याएं क्या है। तो आप 130 करोड़ को थोड़ी देखेंगे, आपको तो 60 करोड़ दिखेंगे ना। आप इनके बेस पे ही इनको कवर कर लेंगे। तो वो क्या है कि पूरे शोध में से आप सिर्फ एक सैंपल को चुनेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, वास्तविक जीवन के अनुभवों में नियंत्रित। अब देखिए, कंट्रोल इन लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब देखिए, एक शोध की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो उसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कोई घटना कई कारकों का प्रतिफल हो सकती है। अब देखिए, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, उससे हमें काफ़ी अनुभव मिलते हैं, जो हम अपनी शोध में क्या है लेके आते हैं, है ना। देखिए, हर भी जो भी घटना होती है, उसका हमें देखिए कुछ ना कुछ तो नॉलेज आता ही, कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। जब इस प्रकार की किसी सामान्य घटना का शोध के माध्यम से परीक्षण किया जाता है, तो यह पाया गया है कि यह घटना एक बड़े कारक के रूप में अपना प्रभाव डालती है। इस वजह से कहा जाता है कि शोध को वास्तविक जीवन के अनुभव से नियंत्रित होना चाहिए। अब देखिए, वास्तविक जीवन का नियंत्रित होना, वास्तविक जीवन के अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप पढ़ाएंगे ना। अब देखिए, मान लीजिए आपने बहुत बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, अब आपने मान लीजिए 5 बार एग्ज़ाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, तो किस बच्चे ने पहली बार एग्ज़ाम देना है तो उसका कुछ नहीं पता, आपका एक्सपीरियंस है तो आपके पास अनुभव है ना, तो आप उसे अनुभव देंगे कि आप ऐसे फॉलो करिए, आपकी ऐसे तैयारी होगी। जब भी कोई क्वालिफाई करता है, उसका इंटरव्यू आता है, उसे पहले देखते हैं ना कि उसने कौन सी बुक पढ़ी है, मैं उसे फॉलो करूँ। तो क्या है, वो वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं, क्योंकि उसके साथ वो बीत चुका है। उसने 5 बार दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, छठी बार क्वालिफाई हो गया। सेम आपके साथ ऐसा हुआ, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने उसको फॉलो किया, आपका क्वालिफाई हुआ। तो ये क्या है, वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, चक्रीय या वृद्धिशील, साइक्लिक और इंक्रीमेंटल। अब देखिए, अनुभव अनुसंधान के परिणाम को तैयार करने से प्रक्रिया समापन नहीं होती। हर अंत में एक नई शुरुआत की गुंजाइश है। अच्छा शोध वह है जो आगे के विस्तार की गुंजाइश छोड़ देता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब भी आप शोध करते हैं तो उसमें क्या है कि उसका अंत जब भी आप करते हैं, उससे एक नई शुरुआत की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने शोध किया, तो आपने रिसर्च किस पे किया? अगर किसी ने कोई टॉपिक उसके ऊपर ऑलरेडी बनाया था, अगर देखिए किसी ने भारत पाकिस्तान के संबंध के ऊपर पहले ही कोई बुक लॉन्च की गई है, आपने उसमें कमियां देखी, तो आपने उसी को ही आगे बढ़ाया, आपने अपनी तरह से कुछ नहीं लिखा, है ना वो चीज़। तो जब भी आप शोध करते हैं तो ऐसी शोध करनी चाहिए कि मान लीजिए कि आपकी शोध में कोई गलतियां हो, तो कोई दूसरा बंदा आपकी शोध को ही आगे बढ़ा सके, आपकी शोध को ही वो आगे लेके जा सके। तो इस तरह से क्या है, एक नई चीज़ निकल के आएगी, वो है चक्रीय या वृद्धिशील। शोधकर्ता की विशेषताएं, अब देखिए हमने पहले किया था शोध की विशेषताएं, अब हम करेंगे शोधकर्ता की विशेषताएं, यानी कि क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चर। सो देखिए यहाँ पे कि अनुसंधान में वैज्ञानिक गतिविधियों का उपयोग उम्र भर किया जाता है। कोई भी इंसान हमेशा उस दुनिया को जानने का इरादा रखता है जहाँ वह रहता है। सामाजिक महत्व और विज्ञान की आवश्यकता शाश्वत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि जहाँ भी हम जिस जीवन में रहते हैं, हम उसे जानने की उत्सुकता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा हुए, उसका आधार क्या है ना, वो सारी चीज़ें। आप देखिए, पानी कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, सूरज की किरणें कहाँ से आती है, हम सांस कैसे लेते हैं, पशु पक्षी कैसे हैं, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, हम जैसे दुनिया में रहते हैं तो हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है ना वो चीज़ें।
तो वो हम इसमें देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि ऊपर सबसे पहले देखें, यहाँ पे रिसर्चर का मीनिंग लिखाई है इंग्लिश में। देखिए, रिसर्च ओरिएंटेड, एफिशिएंट, साइंटिफिक, इफेक्टिव, एक्टिव, रिसोर्सफुल, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल और रिलीजियस। ये रिसर्चर की फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में आएंगे नहीं, ये वैसे आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं, सीखते हैं, तो आप हमेशा ही जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी अनुसंधान या वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, वो हमेशा ही उसका उम्र भर प्रयोग होता रहता है। सो देखिए, यहाँ पे जो एक शोध करता है अपने अनुसंधान का आयोजन और संचालन दो मुख्य कार्य करके करता है। सो देखिए, जब भी एक शोध करता है तो वो दो चीज़ें करेगा। मानवता द्वारा एकत्रित ज्ञान को व्यवस्थित और संचित करना, कुछ नया सीखना, एक वैज्ञानिक क्षेत्र विकसित करना जिसमें वो रुचि रखता है। अब देखिए, दो बातें हमेशा करता है एक शोधकर्ता। या तो देखिए, जो किसी ने पहले ही ज्ञान जो बनाया है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले भी जो की है वो उसे व्यवस्थित करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे खुद से नोट बना रहे हैं। यानी कि हुआ क्या है कि आप जब नोट्स बनाते हैं हर एक बुक से, तो आप क्या करते हैं कि नई चीज़ बनाते हैं, उसे व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। दूसरी क्या है कि कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया लेके आते हैं हमेशा, है ना, कोई नई चीज़ लेके आते हैं। या तो क्या करता है कि जो मानव द्वारा पहले जो चीज़ ज्ञान हमारे पास है, या तो वो उसे आगे बढ़ाता है, उसे व्यवस्थित करता है, या कुछ नया सीखता है या कुछ नया लेके आता है जिसमें वो रुचि रखता है। इन कार्यों को लागू करने के लिए एक शोधकर्ता के पास कई गुणों और विशेषताओं का होना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व का ठोस आधार बनाते हैं। शोध गतिविधि एक अत्यंत तनावपूर्ण रचनात्मक कार्य है जिसमें पूर्ण प्रतिबद्धता, दृढ़ता, धैर्य, समर्पण की आवश्यकता होती है, जो रचनात्मक सोच, नए ज्ञान की भावना और अज्ञात की खोज करने की इच्छा के साथ होती है। एक शोधकर्ता की महारत एक सामान्य संस्कृति और क्षरण, पेशेवर ज्ञान, अनुसंधान क्षमताओं और कौशल अनुसंधान अभिविन्यास है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो शोध है वो कोई छोटा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है शोध का। ये कम समय में नहीं होती, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए क्या है, शोधकर्ता के पास कई गुण होने चाहिए। जैसे कि शोध को करने के लिए पहली बात तो पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जिस टॉपिक आप कर रहे हैं, जिस पे आप चले हैं, पूरा प्रतिबद्ध हो कि आप उसे पूरा करेंगे। दृढ़ आपके पास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, धैर्य होने चाहिए, और साथ में क्या है, समर्पण होना चाहिए। आपके पास खुला टाइम होना चाहिए उसके लिए, तभी आपकी शोध जो है वो अच्छी होगी। उसके लिए क्या है, आप में रचनात्मक सोच होनी चाहिए, नए की भावना, इनकी जो कुछ नया सीख रहे हैं उसकी भावना होनी चाहिए, अज्ञात की खोज, यानी कि जो आपके पास समस्याएं हैं, उसका जो प्रश्न है उसका हल करने का आपके पास होना चाहिए, तभी आपको महारत होगी। अगर आपको महारत हासिल करनी है तो उसके लिए देखिए, आपको सामान्य संस्कृति है, पेशेवर ज्ञान है, क्षरण है, अनुसंधान क्षमताएं, कौशल और अभिविन्यास आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि जो रिसर्च है बहुत लंबा टाइम लेती है, इसलिए आपको रचनात्मक तौर पर सोचना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर क्या है, क्षमताएं होनी चाहिए। तो देखिए, एक अच्छे शोध के समान एक अच्छे शोधकर्ता में भी निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। जैसे हमने देखा पीछे पढ़ा है ना कि शोध कौन सी अच्छी है, इसलिए अच्छा शोधकर्ता भी होना चाहिए। तो देखिए, एक अच्छे शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने शोध कार्य सही स्थान पर सही समय से पूरा करे तथा इस प्रक्रिया को वह पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ प्रभावी एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करे। अब देखिए, जब भी एक शोध करता है, सबसे पहले उसे यह देखना होता है कि जो भी वह शोध कार्य कर रहा है वो सही स्थान पे करे। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी अगर आपको चुननी है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, वो बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी हो जिसमें आपको शोध करनी हो, और सही समय से पूरा करें। जैसे देखिए, पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं, तो आपको उसमें क्या है, अपनी शोध को पूरा करना होता है। ठीक है, और उसमें क्या है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता के साथ क्या है, प्रभावी और मितव्ययी ढंग रखना है। मितव्ययी मतलब मित्रता पूर्वक ढंग आपको रखना है। नेक्स्ट है, शोधकर्ता अनुसंधान प्रारूप से शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों शोध कर रहे हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। शोधकर्ता में गहन अनुमुखी विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, गहन अनुमुखी विशेष ज्ञान क्या है कि आपको जो भी चीज़ आपके पास है, आपके अंदर बहुत सारी डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत गहराई से नॉलेज होनी चाहिए चीज़ की, तभी आप शोध को कर पाएंगे। शोधकर्ता
पेशेवर और अनुसंधान कौशल युक्त होता है। देखिए जो शोध करता है वो क्या है, वो पेशेवर भी है, वो क्या है, अनुसंधान कौशल भी है। पेशेवर कैसे है, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, आपके पास अनुभव है तो आप पेशेवर हैं, है ना। कोई सिंपल व्यक्ति तो कर नहीं सकता उसे, इसलिए आपके पास क्या है, कौशल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अनुसंधान करते कैसे, शोध करते कैसे हैं। शोधकर्ता में मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक क्षमताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। देखिए आप में क्या है, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि आपका दिमाग शोध के बारे में होना चाहिए, और शैक्षणिक क्षमताएं यानी कि आपके पास क्षमता हो। आपने देखिए एमए कर लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके पास शैक्षणिक क्षमताएं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे करनी है। शोधकर्ता में चीज़ों एवं परिस्थितियों की गहन समझ एवं सोच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने परिस्थिति है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, किस स्थिति से कैसे निपटना है, कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये आपके अंदर पता होना चाहिए आपको। शोधकर्ता में सदैव नए विषयों पर शोध करने की उत्सुकता एवं या अभिलाषा होनी चाहिए। देखिए शोधकर्ता में क्या है, जो भी उसके सामने नए विषय है उसे डरना नहीं चाहिए, उसे क्या है, उत्सुकता होनी चाहिए कि जो चीज़ नई है उसे कैसे किया जाए। शोधकर्ता को ऐसे शोध कार्य संपन्न करना चाहिए जिससे कि उसके परिणामों पर किसी प्रकार का संदेह ना हो। अब देखिए शोधकर्ता ने जो भी शोध की है, अनुसंधान किया है, उसे वह ऐसे संपन्न करे कि जो उसका परिणाम निकला है, जो उसने एक बुक बनाई है या जो कुछ भी उसने किया है, उस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, कोई भी संदेह ना हो। एक शोधकर्ता में बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए जिससे कि वह सर्वोत्तम शोध परिणाम के लिए उचित रीति आंकड़ों एवं जानकारियों को एकत्रित कर सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोध करता है उसमें बौद्धिक ईमानदारी हो। बौद्धिक ईमानदारी मतलब क्या है कि उसने जो भी चीज़ प्राप्त की है, जहाँ से भी प्राप्त की है, वो उसने अच्छे से पढ़ी हो, अच्छे से जांची हो, हर एक चीज़, मान लीजिए उसमें कोई गलत है तो उसे ठीक किया हो, तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छे शोधकर्ता में रचनात्मकता गुण होना चाहिए। रचनात्मकता क्या है कि उसे चीज़ों को रचना करनी आनी चाहिए, उसे कैसे चीज़ को लिखना है, कैसे प्रस्तुत करना, ये आना चाहिए। इसलिए एक शोधकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो मानवता को वास्तविकता की व्याख्या करने, नवाचार बनाने और शुरू करने के लिए पेशेवर रूप से जिम्मेदार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोधकर्ता है वो क्या है, वो ऐसा व्यक्ति है जो मानवता को वास्तविकता की व्याख्या करता है और पेशेवर रूप है। अब देखिए पेशेवर रूप मतलब कि जो शोध की जाती है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसको उसकी जानकारी होती है, इसलिए वो पेशेवर रूप से जिम्मेदार है क्योंकि इसने ही शोध को किया है। तो फ्रेंड्स ये था किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण होते हैं, बौद्धिक और व्यवहारिक। यानी कि देखिए जब भी होता है कि आपके पास जैसे कोई समस्या है तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे, या तो आप उसे बौद्धिक तौर पे करेंगे या उसे व्यवहारिक तौर पे करेंगे कि ताकि आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो देखिए बौद्धिक कारण का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा ज्ञान अर्जन से प्राप्त संतुष्टि की भावना से है। यानी कि देखिए जो बौद्धिक कारण है वो क्या है, वो क्या है कि जो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी कि देखिए जो मनुष्य का जो ज्ञान अर्जन है, यानी कि देखिए जो मनुष्य ने सीखा है वो किस में जाएगा, दिमाग में। और जो जिज्ञासा है, होता है ना हमारा कि हम मेहनत करते हैं ज़्यादा, कि हम ताकि इतनी मेहनत करते हैं, जिज्ञासा होती है मन में कि हम फटाफट एक मुकाम हासिल करें कि ताकि हम उस पर पहुँच जाए, हम वेल सेटल हो जाए अपनी लाइफ में। तो देखिए जो जिज्ञासा है या जो ज्ञान अर्जन हम करते हैं, जो हमारा ज्ञान आता है वो किस में आता है, हमारे बुद्धि में आता है ना। तो ये बौद्धिकरण का संबंध किससे है, ये है हमारा जिज्ञासा से और ज्ञान अर्जन से, यानी कि ये दोनों किस में है, हमारी बुद्धि में। व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य की इच्छा से है। व्यवहारिक कारण मतलब जो हमारा मन कहता है। अब देखिए इसके क्या ही इच्छा से है, जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अनेक कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक संपन्न करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो व्यवहारिक कारण है, यानी कि जो हमारा दिल और दिमाग जो कहता है, हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है ना। तो देखिए जो हमारी इच्छा है, जो मनुष्य की जो इच्छा होती है, तो उसको अगर हमें उसमें हमारे मन में कोई प्रश्न है ना, जो हमारे मन में कोई प्रश्न होते हैं, हमें उसको सॉल्व करना है, हमें उसका हल ढूंढना है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर जो प्रश्न होते हैं, हमें उसका हल ढूंढना है।
तो ये दोनों चीज़ें बौद्धिक और व्यवहारिक कहलाती हैं, जिसे हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक कारण सीधा से संबंध किससे है? मनुष्य की इच्छा से। और जो बौद्धिक कारण से संबंध किससे है? मनुष्य की जिज्ञासा से और ज्ञान अर्जन से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उससे। सो देखिए, पहला इसमें कारण है, सो देखिए, आधारभूत या फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, आधारभूत या मूलभूत शोध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, ऐसे शोधकर्ता जिनके निष्कर्ष द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। अब देखिए, बेसिक रिसर्च क्या है, मूलभूत रिसर्च क्या है, आधारभूत रिसर्च क्या है, कि जिसके द्वारा हम रिसर्च करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? शोध करते हैं। अब देखिए, ऐसे शोधकर्ता होते हैं जो क्या करते हैं? जिनके द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो। अब देखिए, इसमें क्या है, बेसिक रिसर्च क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता है, उसने कोई किसी का देखिए जो शोध पढ़ा, लेकिन उसने उसकी शोध को आगे बढ़ाना चाहा, है ना? तो उसको शोध को आगे बढ़ाना चाहा तो क्या करेगा कि नई रिसर्च करेगा, है ना फ्रेंड्स? वो नई रिसर्च करेगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि वो वैज्ञानिक नियमों का लेके आएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि उसके मन में जो भी शोध आया उसने कर दिया। उसको शोध को करने के लिए क्या है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें पता हो, उसको आधार पता हो कि रिसर्च करनी कैसे है, क्या उसके मन में प्रश्न है। अब देखिए, जैसे कोई शोध करता हो, उसके मन में प्रश्न होते हैं ना सबसे पहले, कि मेरे मन में ये सवाल है, हम इसको लेके चलेंगे, ऐसी शोध करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बीमारी का इलाज ढूंढना है, तो वैज्ञानिक के मन में होता है ये बीमारी है, हमें इसका इलाज ढूंढना है। तो उसके लिए क्या है, वैज्ञानिक नियमों का पालन करके फिर वो रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, एडियोस के अनुसार मूलभूत शोध का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना है। अब देखिए, ये कहते हैं कि जो मूलभूत शोध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब भी हम रिसर्च करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नई रचनाओं का निर्माण करने की, नई चीज़ें निकल के आना। मूलभूत शोध में शोधकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। अब देखिए, जो हमारी जो ओरिजिनल जो रिसर्च होती है, जिसे मूलभूत रिसर्च कहते हैं, जो वास्तविक रिसर्च या शोध होती है, उसमें क्या है कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं मतलब कि देखिए, जब भी शोध करता है उसके सामने देखिए कि बहुत सारी समस्या आती हैं, है ना? जो चीज़ें होती हैं, तो उसी के कारण क्या है कि वो उसको अपनी शोध में क्या है, शामिल करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उसने शोध किया, अब देखिए जैसे शोध करेंगे कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आती है ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे शोध करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डाटा अच्छे से जो आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाते, है ना? तो कईयों पे जो डाटा है वो आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं जल्दी से। तो ये क्या है, जैसे ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो शोध को करने के लिए आती है। तो देखिए, अगर हमारी शोध अच्छी है या बुरी हो, कैसे पता चलेगा? जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए, इस प्रकार के शोध का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का एकत्रीकरण करना है। अब देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या है? तथ्यों का, यानी कि जो फैक्ट है इसमें वो इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें क्या है, तथ्य इकट्ठा करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके दिमाग में है, या शोधकर्ता ही सोचता है कि मुझे ये शोध करनी है, तो वो फैक्ट इकट्ठा करेगा, उसके लिए वो तथ्य इकट्ठा करेगा, जिससे क्या होगा कि वो फिर अपने शोध को आगे बढ़ाएगा। शोधकर्ता इन तथ्यों को उपायगत आदि की दृष्टि से एकत्रित नहीं करता, वे केवल इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य हैं। मूलभूत अनुसंधान इस प्रकार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। अब देखिए, वो क्या है, उपायगत की दृष्टि से नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि हाँ, मैं डाटा या तथ्य इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ कि ताकि ये मैं अपने काम में लेके आ सकूं। वो देखिए, तथ्य उसको एकत्रित करने होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं एकत्रित करना, क्योंकि वो तथ्य वो इकट्ठे करता है जो उसकी रिसर्च से रिलेटेड हो। तो तथ्य इसमें इकट्ठे करेगा कौन से? जो उसकी अनुसंधान या शोध से रिलेटेड हो, संबंधित हो, वही तथ्य इकट्ठा करेगा। तो सिंपल सी बात है, आधारभूत या मूलभूत शोध क्या होती है? ये एक ऐसी शोध होती है जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा जाता है कि शोध कैसे की जाती है। उसमें वैज्ञानिक नियमों को लेके आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? तथ्य इकट्ठे करते हैं। यानी कि वो शोध जो बिल्कुल स्टार्टिंग से की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक नियमों का पालन किया जाता है और उसमें तथ्य इकट्ठे की जाते हैं, फिर आगे रिसर्च की जाती है, वो है
आधारभूत या मूलभूत शोध। तो देखिए अनुप्रयुक्त शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए इस वर्ग में वो शोध आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। अब देखिए अप्लाई रिसर्च क्या है कि किसी चीज़ को अप्लाई करके देखना। अब देखिए जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि आपने एग्जाम की तैयारी कर ली और फिर आपके दिमाग में जो नॉलेज है आप अप्लाई करने जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो अगर आपने वो नॉलेज अप्लाई कर दी अच्छे से तो आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर। अगर आपने वो अच्छे से नहीं की तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो शोध है जो आपने पढ़ा था वो कितना सही है कि नहीं। तो सेम ऐसा ही अप्लाइड रिसर्च में होता है कि किसी समस्या विशेष का समाधान, यानी कि जो समस्या आती है उसका समाधान ढूंढना। तो देखिए जैसे मान लीजिए शोध कर ली, रिसर्च कर ली, उसके बाद ये देखना होता है कि वो सही है कि नहीं है ना। जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो आंकड़े हैं वो सही है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो इसी से ही पता चलेगा जब उसे अप्लाई करके देखेंगे। अब देखें मान लीजिए शोध हमने कर ली, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमने क्या किया, उसे अप्लाई करके देखा, अनुप्रयुक्त करके देखा, तो जिससे हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम निकल के आई, यहाँ पे समस्या उत्पन्न है, फिर हमें उसे ठीक करना होता है। अनुप्रयुक्त शोध में अवज्ञान के कुछ विशेष नियमों का किसी विशेष मामले पर प्रभाव जाना जाता है। एंड्रयूस के अनुसार तथ्य द्वारा यदि शोधकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह शोध अनुप्रयुक्त शोध की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंड्रयूस कहते हैं कि अगर हम वो शोध करते हैं जो तथ्यों पर आधारित हो, तथ्यों द्वारा हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो क्या है, अनुप्रयुक्त शोध में आती है। देखिए सबसे पहले हमने तथ्य इकट्ठे किए, तथ्य इकट्ठे करने के बाद क्या है, हमने उसे अप्लाई करके देखा, हमने जो नॉलेज ली, जो ज्ञान लिया, फिर उसे अप्लाई करके देखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई समस्या आई तो उसका समाधान हुआ, किस में हुआ, अप्लाइड रिसर्च में। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर आप उसका टेस्ट नहीं देते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसकी जानकारी है कि नहीं, है ना। तो वैसे सेम है, अगर आपने रिसर्च कर ली है, अगर आप उसे अप्लाई करके नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपका रिसर्च सही है कि गलत है। यद्यपि देखिए शोधों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, फिर भी ऐसे वर्गीकरण पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि मूलभूत या अनुप्रयुक्त शोध को अलग करना कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त देखिए सामाजिक विज्ञानों में विचारात्मक समस्याओं पर किए गए शोध नए सिद्धांतों या नियमों को बनाने में सहायक होते हैं। अब देखिए जैसे कोई रिसर्च है, कोई शोध है, वो अधूरी है ना, तो उसको आगे बढ़ाना हो, एक नए सिद्धांत को लेके आना हो, तो किससे पता चलेगा, वो अप्लाई करके पता चलेगा, है ना। तो देखिए मान लीजिए आपने डाटा इकट्ठा किया, लेकिन बाजार में पहले ही वो डाटा उपलब्ध है, तो आपका डाटा अलग कैसे होगा कि अगर आपने उसको अच्छे से वेरीफाई किया होगा, अच्छे से आपने उसे अप्लाई करके देखा होगा, उसकी सारी कमियों को दूर किया होगा। यानी कि अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो हमारी रिसर्च होती है उसमें जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करना, तो वो होती है अप्लाई रिसर्च में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए जो मूलभूत शोधों में देखिए कुछ ऐसी जानकारी होती है जो विधिवत या क्रियात्मक उपयोग होता है। शोधों को इस प्रकार वर्गीकृत करने के बाद भी दोनों प्रकार के शोधों की शोध पद्धति में काफ़ी मात्रा में समानता होती है। वैज्ञानिक शोध तथा शोधों के लिए सामान्य नियमों को निश्चित करना तथा किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहारिक या क्रियात्मक समस्याओं से इन नियमों को संबंधित करना आवश्यक है। अब देखिए जो वैज्ञानिक शोध होती है या शोधों के जो सामान्य नियम होते हैं, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं वो वैज्ञानिक शोध के आधार पर करते हैं, और जो हमारी शोध है, जो हमारी रिसर्च होती है, उसमें सामान्य नियम होते हैं। हम किसको मान के रिसर्च करते हैं, वो सारी ही चीज़ें इसमें आती है जो आपस में अंतर संबंधित है। आपको यहाँ पे मेन एक ही बात याद करनी है कि अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है, अनुप्रयुक्त वो रिसर्च है जिसमें क्या है कि हम विशेष समस्या का समाधान। सो नेक्स्ट देखिए वर्णनात्मक शोध। अब देखिए वर्णनात्मक शोध क्या है, किसी स्थिति, समूह या व्यक्ति विशेष की विशेषताएं जानने के लिए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प अपनाया जाता है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप है, कोई स्थिति है, उसकी विशेषता जाननी है, तो उसे में कहते हैं वर्णनात्मक शोध। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव, सिंपल सी बात देखिए, डिस्क्रिप्टिव में वर्णनात्मक में है वर्णन करना। अगर हम मान लीजिए कि रिसर्च करने जा रहे हैं कि लाल किले के ऊपर, तो है ना,
हम क्या करेंगे, उसको पूरा तरह से देखेंगे वो है कैसे है ना। तो अगर हमें किसी स्थिति का, मान लीजिए हम कहते हैं कि भारत की आज़ादी, जब इंडिया में अंग्रेज थे तो भारत की आज़ादी तो वैसी स्थिति थी, वो स्थिति देखने कैसी थी वो, उसके लिए अगर मान लीजिए महात्मा गांधी जो हैं वो व्यक्ति विशेष हैं, है ना। अगर हम कहते हैं कि हमें उनके जीवन के बारे में जानना है तो हम पूरा रिसर्च करेंगे उनके बारे, कि वो चीज़ हम लेके आएँ जो दूसरों से अलग हो। तो क्या करेंगे, हम उसे पूरा वर्णनात्मक तौर पे लेके आएंगे, पूरा वर्णन करेंगे उनका। सो वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जब हम पूरी चीज़ का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता। देखिए चर क्या होते हैं, वेरिएबल, जो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जो क्या है आपस में बदलते रहते हैं, वो होते हैं शोधकर्ता के चर। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, जो चर होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, बदलते रहते हैं, है ना। वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं, हमेशा ही बदलते रहते हैं, इसमें कुछ नियंत्रण नहीं होता। सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग होता है, वर्तमान समय का वर्णन होता है, मूल प्रश्न होता है क्या है। अब देखिए जो वर्णनात्मक शोध है उसका मेन क्या होता है कि क्या है, यानी कि चीज़ है क्या। अगर देखिए शोध जो है हम करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो चीज़ है क्या, तो वो किस में आएगी, वर्णनात्मक शोध में। हम कहते हैं महात्मा गांधी कौन है ना, तो पूरा उसके बारे में बताया जाता है कि महात्मा गांधी यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे ये मर गए थे, तो इन्होंने अपने जीवन काल में ये किया। वो क्या है, व्यक्ति विशेष की क्या है, विशेषताएं आ गई, है ना। तो पूरा क्या था, क्या है, ये सब कुछ इसमें आ गया, वो है वर्णनात्मक शोध में। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिक रिसर्च। अब देखिए शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है। इसमें क्या है कि देखिए शोधकर्ता का जो चर, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उस पर पूरा नियंत्रण होता है। शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए शोधकर्ता के पास जो चर होते हैं, है ना, सॉरी, जो शोधकर्ता के पास जो पहले से तथ्य होते हैं, सूचनाएं होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। एनालिटिक रिसर्च मतलब विश्लेषणात्मक क्या है, कि जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जो अनुसंधान करते वक्त एक अनुसंधानकर्ता या एक रिसर्चर जब डाटा इकट्ठा कर लेता है, तथ्य इकट्ठे कर लेता है, सूचनाएं इकट्ठित कर लेता है, फिर वो उसको विश्लेषण करके देखता है, एनालिसिस करके देखता है कि क्या जो उसने जो शोध करनी है, क्या जो उसने डाटा इकट्ठा किया है, क्या सूचना इकट्ठी की है, तथ्य इकट्ठे किए हैं, क्या वो उससे संबंधित है या नहीं। पता चले हमें महात्मा गांधी के बारे में शोध करनी है, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लिख के ले आए, है ना, तो ऐसी बात तो मिक्स तो हो जाएगा। तो इसलिए पूरा विश्लेषण करना होता है कि जिस सोच जो जो हमारी शोध है उसको करने के लिए हम जा रहे हैं, क्या वाकई हम उसके लिए डाटा इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूरा एनालिसिस किया जाता है, जो फालतू चीज़ें उसे काट दिया जाता है, जो काम के उसे रख लिया जाता है। विशुद्ध या मूल शोध यानी कि ट्रू या बेसिक रिसर्च, इसमें सिद्धांत निर्माण होता है जो ज्ञान का विस्तार करता है। इसमें क्या है, गणित तथा मूल विज्ञान के शोध होते हैं। अब देखिए ट्रू या बेसिक रिसर्च क्या है, यानी कि ट्रू रिसर्च क्या है, सच्ची रिसर्च, सच्ची शोध। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्धांत निर्माण होता है कि यहाँ पे थ्योरी दी जाती है। थ्योरी देखिए हमेशा ही जब आप किसी चीज़ के पढ़ते हैं वो हमेशा ही करेक्ट होती है। इसमें क्या है, ज्ञान का विस्तार है, इनकी जो जो चीज़ें हैं वो वास्तविक हो, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ कुछ भी लिख दिया, है ना। गांधी जी का जन्म अगर गुजरात के पोरबंदर में हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते पंजाब में हुआ। तो वो क्या है कि जो आपको चीज़ बताते हैं वो पूरी ही करेक्ट होती है। इसमें क्या है, गणित तथा मूल विज्ञान के शोध आते हैं। अब देखिए साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है, गैसों का घेरा है, पृथ्वी क्या है, सूर्य के आसपास क्या है, इर्द गिर्द क्या है, चक्कर लगाती है। तो क्या है, वो वाकई ही चक्कर लगाती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये सच्ची बातें हैं। सो ये है। सो नेक्स्ट देखिए प्रायोगिक या प्रयुक्त रिसर्च। अब देखिए ये तो पहले हम कर चुके हैं कि अप्लाइड रिसर्च क्या है। समस्या मूलक पद्धति का उपयोग होता है, किसी सामाजिक व्यवहारिक समस्या का समाधान होता है, इसमें विशुद्ध शोध से सहायता ली जाती है। अप्लाइड रिसर्च वही अप्लाई करके देखना। यहाँ पे क्या है कि जो समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान किया जाता है, वो चाहे सामाजिक हो चाहे व्यवहारिक समस्या हो, यानी कि किसी भी तरह की समस्या का जो हल कहाँ पे ढूंढा जाता है, अप्लाइड रिसर्च में या प्रायोगिक या प्रयुक्त शोध में। अब देखिए हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, तथ्य इकट्ठा कर लिए, अगर हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा उसमें गलती है। आपने चीज़ पलटी, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता कैसे चलेगा आपने वो चीज़ कर ली है। आपने कभी यूजी सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो हाउ कैन यू से
यू कैन क्वालिफाई ईजिली। सो फ्रेंड्स, आप नहीं कह सकते कि आप इसे ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं जब तक आप उसे अप्लाई करके नहीं देख सकते। एक अनुसंधानकर्ता तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उसे अप्लाई करके ना देखे, क्योंकि जब अप्लाई करेगा उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी। मात्रात्मक शोध क्या है? देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें शोधों में चरों का संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, मात्रात्मक शोध में क्या है कि जो चर होते हैं उसकी क्या है, संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण होता है। यानी कि जो उसमें रिसर्च की जाती है, जो उसमें शोध की जाती है, वो जो उसमें चर होते हैं, जितनी उसकी संख्या होती है उसे विश्लेषित किया जाता है कि हमारे पास इतने चर हैं तो ये हम ऐसे रिसर्च करेंगे। यानी कि जब हम चीज़ों को गणितीय तौर पर देखते हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है इसमें रिसर्च में। गुणात्मक शोध क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि इन शोधों में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक में क्या है कि चरों को मात्रा के आधार पर देखा जाता है, हमारे पास कितने चर हैं। और गुणात्मक में क्या है कि जो हमारे पास चर अवेलेबल है वो कितने क्वालिटी के हैं, कितने अच्छे हैं, कितने उत्तम हैं, वो इसमें देखा जाता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सैद्धांतिक शोध या थ्योरेटिकल रिसर्च के बारे में। तो देखिए, सिद्धांत निर्माण और विकास पुस्तकालय शोध या उपलब्ध डाटा के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, सिद्धांत निर्माण क्या है? अब देखिए, जो भी सिद्धांत होते हैं वो कैसे निर्माण होते हैं रिसर्च में, जब हमारे पास जो डाटा उपलब्ध हो उसके आधार पर, यानी कि उपलब्ध डाटा के आधार पर जो शोध होती है, जो उपलब्ध डाटा के आधार पर जो शोध होती है, जो निर्माण होता है, उसे सिद्धांत निर्माण कहते हैं। हम कहते हैं ना कि ये हमारी शोध के ये सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत के द्वारा हमने ये शोध किया। तो वो कैसे करेंगे? जो हमारे पास डाटा उपलब्ध होगा, ठीक है, उसे कहते हैं सैद्धांतिक शोध या थ्योरेटिकल रिसर्च। सो देखिए, नेक्स्ट है अनुभाविक शोध, यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च। देखिए, ये वो रिसर्च होती है, ये वो शोध होती है जो अनुभव के आधार पर आती है। सो देखिए, इसके 3 प्रकार हैं, जैसे परीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, सहसंबंधात्मक यानी कि कोरिलेशनल या प्रयोगात्मक, और एक्सपेरिमेंटल। अब देखिए, मान लीजिए आप रिसर्च करने जाते हैं या एक शोधकर्ता जो शोध करता है या रिसर्च करता है उसके पास अनुभव होता है, उसके पास क्या होता है? अनुभव। तो देखिए, तो पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, पहले उसका परीक्षण करेगा, ऑब्जर्व करेगा ना कि क्या ये चीज़ सही है, गलत है। अब आप देखिए, आपने इतनी बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डाला होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, परीक्षण किया जाता है पहले शोधकर्ता के द्वारा। फिर कोरिलेशन, यानी कि दो जो चीज़ें आपस में हैं उनका आपस में संबंध क्या है, उनका रिलेशन देखा जाता है, संबंध देखा जाता है, क्या वो आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, प्रयोग करके देखा जाता है कि जो उसने रिसर्च की है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट के दौरान पास हुई है या फेल है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी की है ना, आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने आपस में क्या है, सहसंबंधात्मक कोरिलेशन करके देखा कि जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या वैसे ही सेम एग्जाम में आते हैं, आपने रिलेशन देखा। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया कि जो आपने पढ़ा था फिर आपने उसका टेस्ट लगा कर देखा, एग्जाम दे के देखा, तो वो कहता है एक्सपेरिमेंट हो गया। सो देखिए, ये है एम्पिरिकल रिसर्च यानी कि अनुभवात्मक शोध। जब भी देखिए जो शोध करता है, रिसर्चर है, उसके अंदर क्या है, अनुभव होता है, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, कोरिलेशन करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, इनकी परीक्षण सहसंबंध करेगा, फिर प्रयोग करेगा, तब जाके ये शोध बनती है, इसे कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। आप देखिए, एक रिसर्च करनी होती है तो कितनी चीज़ें सामने आती हैं। सो नेक्स्ट है ऐतिहासिक शोध यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखिए, इतिहास को ध्यान में रखकर शोध होता है। मूल प्रश्न क्या था? ऐतिहासिक अनुसंधान घटना और अतीत के रिकॉर्ड और अन्य सूचनाओं का स्रोतों का विश्लेषण है जो वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए घटना के अतीत और प्रवृत्ति के विकास में खोज करते हैं। ऐतिहासिक शोध ने अध्ययन के सभी क्षेत्रों पर लागू किया क्योंकि इसमें उनका मूल विकास व्यक्तित्व शामिल है। तो देखिए, सिंपल सी बात क्या है, ऐतिहासिक शोध होती क्या है? आप देखिए कि वो शोध जो इतिहास पर आधारित हो, यानी कि जो समय बीत चुका हो, ठीक है, जो समय बीत चुका हो उसके ऊपर। अब देखिए क्या था, हम कहते हैं ना क्या था। अब देखिए, हम पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में,
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि पहले मनुष्य कैसे रहता था, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, आग की खोज कैसे हुई, है ना। ये सारी चीज़ें क्या थी, अतीत में थी, है ना। तो उसको क्या करते हैं हम फिर जोड़ के देखते हैं। हम देखते हैं कि जिस जगह पे आज हम रहते हैं, जिस वर्तमान में हम रहते हैं, आगे भविष्य कैसा होगा उसको जानने के लिए हमें अतीत को जानना ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ है इसमें अंदर। तो हम देखते हैं ना कि वो शोध जो इतिहास पर आधारित हो, है ना फ्रेंड्स। आप देखेंगे जो नए कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो देखिए पहले कानूनों में जो घटनाएं हुई हैं, जो कमियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो वर्तमान समय में वैसे कानून बनाए जाते हैं। सो देखिए सिंपल सी यहाँ पे बात क्या है कि जो चीज़ आज के समय में है वो वैसी क्यों है, उसको जानने के लिए हमें पिछली चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, और जो समय बीत चुका होता है उसे कहते हैं ऐतिहासिक शोध। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम कहते हैं कि आज हमारे भारत की आबादी है 130 करोड़, तो अगर हम 10 साल पहले, 20 साल पहले, हम 50 साल पहले देखते हैं तो भारत की आबादी कितनी सी, 70 या 80 करोड़, है ना। तो 50 साल पहले क्या था, वो तो इतिहास हो गया ना। तो इसलिए जो समय बीत चुका है और वो क्या था, तो वो क्या है, वो ऐतिहासिक रिसर्च है, जब हम इतिहास को ध्यान में रख के शोध को करते हैं। नैदानिक शोध, डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब देखिए जिनका उद्देश्य समस्या के कारण, आवृत्ति के साथ आवृत्ति और इसके समाधान की पहचान करता है। जैसा किसी महत्वपूर्ण बीमारी पर डॉक्टर द्वारा किया गया शोध समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च यानी कि नैदानिक शोध। अब देखिए जैसे हमें कोई बीमारी हो या हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमें निदान देता है, हमें क्या करता है, हमारी जो समस्या है उसका हल कर देता है। जैसे हम कहते हैं हमें बुखार है या कोई बीमारी है, तो वो क्या करेगा, उसका इलाज करना शुरू कर देगा, यानी कि वो उसका हल ढूंढ लेगा, यानी कि जो समस्या है वो उसका हल ढूंढ देगा। तो ऐसे ही देखिए कि जो एक अनुसंधानकर्ता के पास जो समस्या है वो एक बीमारी के रूप में है, फिर उसका वो क्या करेगा, समाधान ढूंढेगा। यानी कि अनुसंधानकर्ता के पास जो समस्या है, जो प्रश्न है, उसका समाधान ढूंढना है, तो उसे कहते हैं नैदानिक शोध। सो देखिए नेशनल साइंस फाउंडेशन ने शोध का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया है। सो देखिए वास्तव में शोध मूल्य में तथ्यों का नवीन ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अब देखिए जो वास्तव में जो शोध है वो मूल रूप से क्या है, तथ्यों का नवीन ढंग से विश्लेषण करना। यानी कि देखिए जो तथ्य हम इकट्ठे कर चुके हैं उनको नए ढंग से पेश करना, तो वो क्या है, शोध वो है जिसके द्वारा वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि हो। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास पहले से थी, हमारे पास जो डाटा पहले से थे, जो तथ्य पहले से थे, हमने उसको क्या किया, अच्छे से देखा, फिर उसमें हमने नए तथ्य बनाए, नई चीज़ें बनाई, तो जिससे क्या है, हमें लाभ मिला, हमारे जो वर्तमान समय में चीज़ें हमें मिली। अतः शोधकर्ता का बल नई संख्या विश्लेषण की ओर रहता है। इन सामाजिक शोधों मूल्यांकन में व्यक्तिगत प्रभाव को पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता, फिर भी उसमें वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास करना ही होगा। इस दृष्टि से इसके वर्गीकरण पर विचार करना ही संगत रहेगा। शोध एक विकासोन्मान प्रत्यय है। इनकी प्रकृति गत्यात्मक, आधार वैज्ञानिक, विकास अभिसंचय और ज्ञान एवं वित्ता का दिग्दर्शक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या कहते हैं कि जब भी रिसर्च की जाती है तो उसमें क्या है, जो मूल्यांकन होता है वो क्या है, वो व्यक्तिगत प्रभाव को क्या है, उससे दूर नहीं रह सकते। यानी कि जब भी हम शोध करते हैं उसमें क्या है, व्यक्तिगत प्रभाव होता है, उसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया जाता है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो उसका वर्गीकरण है उस पर विचार करते हैं कि जो शोध है वो कितने तरह की होती है, वो कैसे होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। अब देखिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है, इसका एडवर्ड और क्रॉन बैंक का वर्गीकरण है। देखिए ये दो राइटर हैं। अब देखिए सर्वेक्षण शोध, ये कहते हैं सर्वे रिसर्च। अब देखिए जो रिसर्च सर्वे के आधार पर हो, है ना, सर्वे,
अब देखिए होता है ना, जैसे इलेक्शन के टाइम पे देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्शन आ जाएँ तो आप सर्वे करते हैं ना कि बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। वो क्या है, वो सर्वे करते हैं, तो जिससे पता लगाया जा सके कि कितने लोग कितनी पार्टी के साथ हैं। तो वैसा ही देखिए रिसर्च करते हैं, है ना, आपको रिसर्च करना है कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आपको क्या है वहाँ पे सर्वे करना होगा, जो सरकार भी सर्वे करवाती है। तो सर्वे के आधार पर जो डाटा इकट्ठा होता है उसे कहते हैं सर्वे रिसर्च या सर्वेक्षण शोध। इस प्रकार के शोध का संबंध उन सामान्य समस्याओं से है जिनके अंतर्गत यह निश्चित करते हैं कि कौन सा चर किस अन्य चर से किस रूप में किस सीमा तक संबंध है। इस प्रकार चरों की स्थिति एवं उनके संबंधों की स्थिति का सर्वेक्षण ही उनका मूल उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण शोध की प्रकृति सम अन्वेषणात्मक होने के कारण किसी समस्या पर अनुसंधान के प्राथमिक स्तर पर बहुत ही उपयोगी। अब देखिए ये बहुत उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, यानी कि जो सबसे पहले हमें देखना है इसमें वो क्या देखना है कि जो डाटा हम इकट्ठा करें वो बिल्कुल सही हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे इसका मूल उद्देश्य होता है सर्वेक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी फॉर एग्जांपल, तो वो किसके द्वारा होगा, वो सर्वेक्षण के द्वारा होगा, सर्वे ही होता है। सर्वे जगह जगह घूम के भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के द्वारा भी हो सकता है, कॉल के द्वारा भी हो सकता है, किसी भी तरह से वो हो सकता है। नेक्स्ट है प्राविधिक शोध यानी कि टेक्निकल रिसर्च। इस प्रकार के शोध का संबंध निरीक्षण की विधियों संबंधी समस्याओं के समाधान से होता है। अब देखिए जब किसी चर के निरीक्षण की अनेक विधि या उपलब्ध हो तो प्राविधिक शोध इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन उसकी प्रभाविता का स्पष्टीकरण करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो इस प्रकार का शोध है वहाँ पे क्या है, निरीक्षण की विधियाँ, यानी कि देखिए जो चीज़ है पहले उसका निरीक्षण करना, फिर उसमें क्या है कि जो समस्या है उसका समाधान करना टेक्निकल तरीके से। अब देखिए जैसे कोई भी चर है उसका निरीक्षण करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास चर है ना, जो भी हमारे पास चर है उसका निरीक्षण करना है, तो उसको बहुत सारी विधियां हैं उसका निरीक्षण करने के लिए। जो भी हमारे पास तथ्य हैं उसको बहुत सारी विधियां हैं उसको देखने के लिए। तो ऐसे ही क्या है कि जब भी किसी चीज़ को देखना है वो सही है या गलत है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल रिसर्च। सो देखिए नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। देखिए हम पहले भी कर चुके हैं कितनी बार प्रयुक्ति, यानी कि जब चीज़ों को अप्लाई करके देखा जाता है, जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जाता है, चीज़ों को अप्लाई करके, चीज़ों को प्रयुक्त करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हम कर चुके हैं। तो लास्ट है आलोचनात्मक शोध। देखिए क्रिटिकल रिसर्च क्या है, यह वह अनुसंधान है जिसके अंतर्गत किसी सिद्धांत से निर्गत प्राकल्पनाओं का निरीक्षण किया जाता है। पूर्व धारणा के अनुसार हमारा विश्वास होता है कि यदि शोध किया जाए तो इसमें केवल एक विशेष फल प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में शोध इस बात की पुष्टि के लिए होता है कि क्या प्राप्त निष्कर्ष सैद्धांतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जब भी रिसर्च होती है तो वहाँ पे विश्वास होता है कि जो भी हम शोध करते हैं वो सही होनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं शोध कर रहा हूँ वो गलत हो, हमेशा कहते हैं जो रिसर्च है वो सही होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो रिसर्च हमने की है, ये शोधकर्ता ने जो रिसर्च की है वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो उसने प्राप्त किया है रिसर्च में, क्या वो सैद्धांतिक अपेक्षा के अनुरूप है, यानी कि वो डाटा इकट्ठा किया है क्या वो ठीक है या गलत है। यह शोध का एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसका वर्गीकरण अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है, पर सभी वर्गीकरण पर एक दूसरे के तत्व किसी न किसी सीमा तक अवश्य विद्यमान होंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तथ्यों का वर्गीकरण, यहाँ पे क्या है, शोध का एक सामान्य वर्गीकरण किया जाता है कि वर्गों में बांटा जाता है यहाँ पे। यानी कि इसमें क्या है कि जब शोध को किया जाता है तब उसके वर्गीकृत किया जाता है, तो जो उसमें तत्व होते हैं वो क्या है, वापस में क्या है, जुड़े होते हैं। सिंपल सी क्या है, क्रिटिकल रिसर्च में ये देखना कि जो डाटा इकट्ठा कर लिया गया है या जो शोध इकट्ठी कर ली गई है, अब उसे देखना कि क्या उसमें कोई समस्या तो नहीं है ना, क्या उसमें देखना कि सारी बातें ठीक हैं। तो देखिए जब मान लीजिए आपने रिसर्च कर ली, आपने इसे पब्लिश कर दिया, तो वहाँ पे देखिए जो जो कमियां हैं वो आपको बताई जाएंगी, उसकी आलोचना की जाएगी कि ये ठीक है ये गलत है ना। तो उससे हमें ये देखना होता है कि जो हमारी रिसर्च है वो कितनी ठीक है कितनी गलत है। महत्व है, इनके बिना इस क्षेत्र में शोध कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है।
स्रोत वे माध्यम हैं जिनकी सहायता से शोध कार्य को सफल बनाया जाता है। आप देखिए कि स्रोत है क्या। मान लीजिए कि आपको रिसर्च करनी है, आपको अनुसंधान करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए, आपको काफ़ी स्रोत चाहिए। स्रोत क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बिना क्या है, आप रिसर्च जो है वो नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप लिखना चाहते हैं, अगर आपके पास पेन या पेंसिल नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे? तो पेपर तो है लेकिन पेन पेंसिल नहीं है। पेन पेंसिल क्या है, स्रोत है ना वो चीज़। तो ऐसे ही अगर आप अनुसंधान करेंगे, शोध करेंगे, उसके लिए क्या है, आपको क्या है, स्रोत चाहिए। स्रोत क्या है, वो माध्यम है जिसके क्या है कि शोध कार्य मतलब जो आप करना चाहते हैं उसे सफल बनाया जाता है। इनके द्वारा एक शोधकर्ता अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। इनमें कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, तथा कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोतों को आधारभूत स्रोतों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, स्रोत दो तरह से होते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक है, दूसरा क्या है, द्वितीयक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी और हिंदी में कहते हैं, और साथ में प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, द्वितीयक को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक मतलब प्राइमरी और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये स्रोत आपके काम आते हैं जब आप रिसर्च करते हैं। इनका बहुत महत्व है, इनके बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते। स्रोत क्या है, वो चीज़ें इस्तेमाल करना अपने शोध में जिनके द्वारा आप शोध करते हैं। सो देखिए, अनुसंधान एक वैज्ञानिक के समान उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके ही सही चित्र प्रस्तुत करता है। उसके लिए सभी स्रोतों का महत्व है। शोधकर्ता इन स्रोतों से अपने कार्य में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करता है। अब देखिए, शोधकर्ता क्या है, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं रिसर्चर। रिसर्चर यानी कि एक शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है, वो शोधकर्ता क्या है, एक वैज्ञानिक के समान है ना। वैज्ञानिक के समान क्या है, वो उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जेआरएफ होल्डर हैं, अगर आप जेआरएफ कर रहे हैं तो आप साथ में पीएचडी मान लीजिए आप कर रहे हैं, आपने पीएचडी कर ली या आप पीएचडी करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, तो क्या है कि आप एक वैज्ञानिक के समान क्या करेंगे कि जो आपके पास चीज़ें हैं पहले आप उनकी समीक्षा करेंगे कि मान लीजिए कि जो आपको रिसर्च करनी है, जो आपको अनुसंधान करना है, क्या वो चीज़ें आपके काम की हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास, आपने रिसर्च करना स्टार्ट करना है, तो क्या आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध है, तो क्या वाकई ही वो आपके काम की चीज़ें हैं। अगर देखिए वो काम की चीज़ें हैं तो उसी के दौरान, उसी के स्रोतों के द्वारा आप अपनी रिसर्च को पूरा कर सकते हैं, आप अपने शोध को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि आप किस रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए उपयोगी है, आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो शोधकर्ता अपने शोध में सर्वप्रथम विषय का चुनाव करके उसका अवलोकन, तत्पश्चात प्रश्नों का संकलन कर उन्हें प्राप्त करने के लिए उपकरण का चुनाव करता है एवं परिणामों की जांच करता है और मूल्यांकन करने के बाद आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रिया को दोहराता है। अब देखिए, सबसे पहले शोधकर्ता क्या करता है। देखिए, जब आप मान लीजिए शोध करेंगे या कोई रिसर्चर या शोध करता है, सबसे पहले देखता है कि विषय है क्या। क्योंकि देखिए, बिना विषय के आप शोध किस पे करेंगे, है ना। बिना विषय के किस पे शोध करेंगे, वही बात है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना का रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, है ना। ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग में से बढ़िया कौन सी है ना, दोनों का कंपैरिजन करना। तो बहुत सारी शोध हो सकती है। आपको एक विषय का चुनाव, एक टॉपिक का चुनाव करना होगा। उसके दौरान जैसे मान लीजिए आपने विषय का चुनाव कर लिया, अब देखिए आपको उसमें से ढूंढना क्या है ना। तो उसमें आपके सामने जो प्रश्न होंगे आपके मन में, आपको उसका उत्तर ढूंढना है, फिर आप वो करेंगे। उसके बाद जो आपके सामने परिणाम आएंगे, यानी कि जो आपने किया है ना, उसके परिणाम आएंगे, फिर आप उसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान फॉर एग्जांपल आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, सामान्य सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कोई भी, है ना। मान लीजिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं किसी बुक से। मान लीजिए कि आपने बुक से पढ़ा लेकिन आपको वो आधा अधूरा लगा, फिर आपने क्या किया, उसे यूट्यूब से, गूगल से या अन्य किसी बुक से सर्च किया। तो पहले आपने विषय का चुनाव किया ना कि आपको कौन सी चीज़ का पढ़ना है ना। आपको मान लीजिए रिसर्च के, अनुसंधान के प्रकार पढ़ना है, आपने बुक से पढ़ा, आपका अधूरा लगा, फिर आपने सर्च किया यूट्यूब, गूगल, अन्य बुक्स की, है ना। तो आपके सामने प्रश्न है कि मैं इसको पूरा करूं। फिर आपने उन प्रश्नों को क्या किया जो आपके मन में थे रिसर्च को लेके, फिर आपने उसको किया। फिर आपने देखा जो आपने नोट्स बनाए हैं,
है ना, जो आपने नोट्स बनाए हैं अलग से, क्या वो वाकई ही सही है, क्या वाकई ही वो रिसर्च के ही हैं? फिर आपने उनका परिणाम देखा, फिर उसका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन कैसे किया कि आपने देखा कि जितना आपको टॉपिक चाहिए था, क्या वो उससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया या बहुत छोटा तो नहीं हो गया, फिर आपने मूल्यांकन किया। तो ऐसे करते करते आप हर एक विषय के बारे में नोट्स बनाते जाते हैं, तो आप उसका मूल्यांकन करते जाते हैं, और इस प्रकार आप शोध करते जाते हैं, है ना। तो जैसे आप पीएचडी करते हैं, आपको विषय दिया जाता है, आप विषय के ऊपर जाते हैं, फिर आप रिसर्च करते हैं, उसको लिखते हैं कई जगह पे। तो ऐसे करते करते फिर आप उसका मूल्यांकन करके उसको फिर आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान के स्रोत कई प्रकार के दस्तावेज हैं जो एक जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी और उपयोगी ज्ञान प्रदान करने और परिणाम स्वरूप ज्ञान उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ये क्या है, कई प्रकार के दस्तावेज हो सकते हैं, है ना, जो आपको आवश्यक जानकारी देते हैं। दस्तावेज मतलब कि जैसे आपका कोई विषय है, आपने किसी बुक से पढ़ा, अखबार से पढ़ा, है ना, समाचार पत्रों से पढ़ा, आपने किसी बुक से पढ़ा, किसी राइटर का पढ़ा, किसी से सुना, है ना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो दस्तावेज है आपके सामने, है ना। तो आपने उसका जांच किया कि जो आपको चीज़ चाहिए क्या उसमें आपको मिल रही है। कई बार होता है ना ऐसे, हमें एक टॉपिक चाहिए होता है, हमें पूरी बुक खरीदनी पड़ती है, फिर हम उस टॉपिक को उस बुक में से खोजते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि आप अपना ज्ञान उत्पन्न तब करते हैं। तो ये स्रोत कई प्रकार के देखिए दस्तावेजों में होता है। देखिए प्रत्येक शोध प्रक्रिया एक परिभाषित विषय से संबंधित जानकारी की खोज के साथ शुरू होती है और उपलब्ध विभिन्न स्रोतों के आसपास विकसित होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रत्येक शोध प्रक्रिया है, प्रत्येक रिसर्च की जो प्रक्रिया है, रिसर्च प्रोसेस है हर तरह का, वो क्या है, परिभाषित विषय से संबंधित है। परिभाषित विषय मतलब कि जिसको आपको डिफाइन करना है, जिसे आपको परिभाषित करना है ना। तो उसके बारे में क्या करेंगे, आप संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पता करना है, आपको पता करना है इसके बारे में, है ना। आपको मान लीजिए यूजीसी नेट के बारे में पता करना है, सिंपल सी बात है, आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में पता करना है, पूरा पता करना है कि यूजीसी पेपर क्यों करवाती है, कैसे करवाती है, वो है क्या। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसकी खोज करेंगे कि वो यूजीसी है क्या, है ना। जो आपके पास उपलब्ध सोर्स होंगे, स्रोत क्या है आपके पास, आप या तो गूगल से सर्च करेंगे या कोई वीडियो देखेंगे या किसी बुक से पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में। तो उससे क्या है कि आपको उसकी जानकारी मिलेगी, यानी कि परिभाषित विषय, यानी कि जो आपके पास विषय ऑलरेडी है, आपको उसे क्या है कि आपको उसे खोजना है। तो इससे क्या है कि देखिए जैसे परिकल्पना हो सकती है, आपके परिकल्पना होती है कि दिमाग में जो आपकी बातें घूमती हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस, हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। सिद्धांत है, तकनीक है, अन्य प्रकार के दस्तावेज हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं शोध प्रक्रिया में। जब भी आप कोई शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, आपको उसके विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो कैसे मिलती है, परिकल्पना से, सिद्धांत से, तकनीक से, या अन्य प्रकार के कोई भी दस्तावेज हो वो। नेक्स्ट है अनुसंधान या शोध के सूत्र शोधकर्ता को सूचना का महत्वपूर्ण विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं। इन्हें अनुसंधान के प्रस्तावित जोर के अनुसार चुना जाता है। यह प्राथमिक होते हैं। देखिए जैसे जो शोध करता है ना, उसको क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए उसके महत्वपूर्ण विश्लेषण करना होता है, जिसके लिए क्या है, उसे प्राथमिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे देखिए साक्षात्कार है, किसी का इंटरव्यू देख लिया, समाचार पत्र हो गया, मूल दस्तावेज हो गए। आप देखिए जब भी आप कहते हैं ना कि आप जैसे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपका हिस्ट्री या इतिहास विषय है, या आपका गृह विज्ञान है, या आपका राजनीति शास्त्र है, तो आप देखिए जब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उसका इंटरव्यू सुनते हैं कि उसने कौन सी बुक फॉलो की, कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, है ना, वो चीज़। तो साक्षात्कार वो हो गया कि आपको शोध करना है, आपको एक अच्छे से देखना है, तो आप साक्षात्कार देखेंगे, समाचार देखेंगे, मूलभूत दस्तावेज देखेंगे, है ना। तो ये तो हो गया प्राथमिक। दूसरा क्या है, विश्वकोश, यानी कि माध्यमिक, सेकेंडरी क्या है, विश्वकोश देखेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, सार की समीक्षा करेंगे, ग्रंथ सूची देखेंगे, ये सारी चीज़ें। ये प्राथमिक और माध्यमिक क्या है, आपकी जो आपकी जो शोध है, जो आपका अनुसंधान है, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए होती है। यानी कि जब भी आपको अनुसंधान करना है, किसी शोधकर्ता हो अनुसंधान करना है, शोध करना है, तो उसे प्राथमिक और माध्यमिक चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत सामान्य रूप से मान्य हैं। हालांकि प्राथमिक स्रोतों को प्रथम हस्त स्रोतों के रूप में माना जाता है, जबकि द्वितीयक स्रोत एक विशेष विषय से संबंधित सारांश जानकारी से बने हैं।
अब देखिए जो प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत क्या है, ये सामान्य रूप से देखिए मान्य है, दोनों ही तरह से वैलिड है, ये मान्य है। लेकिन क्या है जो देखिए जो प्राथमिक स्रोत है वो हस्त स्रोत है, यानी कि प्राथमिक स्रोत क्या है, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या आप किसी का इंटरव्यू देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्राथमिक हैं। द्वितीय क्या है कि जब आप किसी और चीज़ की हेल्प लेते हैं, यानी कि जो आपके पास अभी है वो क्या है, प्राथमिक है ना, जो चीज़ वैलिड है। लेकिन माध्यमिक क्या है, द्वितीय क्या है कि जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मान्य है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुसंधान या शोध स्रोतों के प्रकार, देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च सोर्सेज क्या है, वही है। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे प्राथमिक सोर्स को या प्राइमरी सोर्स को या द्वितीय को, सेकेंडरी को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्रोत के बारे में। प्राथमिक स्रोत क्या है कि वे हैं जिनका उपयोग सीधे सूचना तक पहुंचने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे आपको किसी भी सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मान लीजिए आपको प्राथमिक स्रोत आपके पास है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, तो उससे क्या है कि आप उस सूचना तक पहुंच सकते हैं। वे सभी ऐसे हैं जिनमें पहले हाथ की जानकारी, है ना, मूल और बिना संक्षिप्त विवरण शामिल है। प्राथमिक स्रोत मतलब जो सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं जिन चीज़ों का, वो है प्राथमिक। उसके बाद जो आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, सेकेंडरी या द्वितीयक। अब देखिए प्राथमिक स्रोत में क्या है, सीधे ही सूचना तक आप पहुंचते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो आप सीधे ही समाचार पत्र पढ़ेंगे, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएंगी, है ना। तो प्राथमिक स्रोत क्या है, माध्यमिक स्रोतों की तरह विश्वसनीय और सटीक है। यानी कि देखिए जो प्राथमिक स्रोत क्या है, वो माध्यमिक स्रोत जो है उसी की तरह क्या है, सटीक है, विश्वसनीय है, उसके लिए क्या है, विश्वास किया जा सकता है। इसकी सामग्री प्रत्यक्ष प्रमाण या विषय वस्तु पर गवाही आधारित है। यानी कि देखिए यहाँ क्या क्या है कि प्राथमिक स्रोत क्या है कि माध्यमिक स्रोत की तरह बिल्कुल सही है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गलत है। ये जैसे प्राथमिक स्रोत है, जैसे माध्यमिक स्रोत है, दोनों एक तरह से सटीक माने जाते हैं। उसी तरह देखिए जो इसकी सब सामग्री है, यानी कि जो इसमें जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो सभी भी सही है, बिल्कुल वो विषय वस्तु पर गवाही पर आधारित होती है। प्राथमिक शोध के स्रोतों में क्या है, देखिए इसमें पर्सनल डायरी है, समाचार है, उपन्यास है, मिनट है, साक्षात्कार है, कविता है, शोध है, आत्मकथाएं हैं, पत्र और भाषण शामिल हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप स्रोत में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, इनको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। अब बारी आती है देखिए द्वितीयक या माध्यमिक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो संश्लेषित पुनः प्राप्त सूचनाओं से बने होते हैं। वे त्वरित संदर्भ उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए शोध स्रोत हैं। वे एक संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, उन्हें परामर्श के उत्कर्ष स्रोत बनाता है। देखिए सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, माध्यमिक स्रोत क्या है कि यहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें हैं वो वस्तुनिष्ठ तरीके से प्राप्त होती हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो संगठित होती हैं एक ही जगह पे, है ना। जबकि देखिए माध्यमिक के में क्या है, आपको चीज़ें सभी जगह से इकट्ठी करनी है, चाहे आप इंटरव्यू से करें, चाहे आप समाचार पत्र से करें। लेकिन माध्यमिक स्रोत क्या है, सेकेंडरी, कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। प्राथमिक स्रोतों द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करना, यानी कि जो आपके पास देखिए प्राथमिक स्रोत है उनकी देखिए जो जानकारी है वो किसमें होती है, वो माध्यमिक स्रोत में क्या है, विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या पूरी इसमें की जाती है। माध्यमिक अनुसंधान एक विषय के सामान्यीकरण से प्राप्त होते हैं। देखिए जो इसके विषय हैं वो सामान्यीकरण से प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। इसका संकलन करने के लिए सूचना का विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। प्राथमिक स्रोत में क्या है, सबसे पहले हमें चीज़ों को देखना होता है, लेकिन जब हम सेकेंडरी सोर्स माध्यमिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसमें क्या है, जो सूचना मिलती है वो विश्लेषण किया जाता है, उसका पूरा संश्लेषित किया जाता है, पूरी व्याख्या की जाती है, पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वो चीज़ सही है कि नहीं, है ना। इसमें माध्यमिक स्रोतों को विश्लेषित किया जाता है साथ में, जो आपने पहले कर लिया फिर आपने ये देखा जो आपने किया है तो वो कैसे सही है कैसे नहीं है। यानी कि जो प्राथमिक में आपने किया वही आपने माध्यमिक में उसे क्या है, विश्लेषित कर लिया, है ना। माध्यमिक अनुसंधान के अन्य स्रोतों से देखिए जैसे विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, सार पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकालय कैटलॉग है, अनुक्रमणिका है, इंडेक्सेस हैं, साहित्यिक टिप्पणियाँ हैं, समालोचना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और किसी भी शैक्षणिक कार्य के स्रोतों की रिकॉर्डिंग शामिल है, यानी कि ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, माध्यमिक में।
प्राथमिक स्रोत क्या है जो आप सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, तो वो बटा हुआ होता है छोटे छोटे भागों में। माध्यमिक स्रोत क्या है जो संगठित होता है, जो आप दूसरी तरफ इस्तेमाल करते हैं प्राथमिक के बाद। तो देखिए अब बारी आती है अनुसंधान की सामान्य विशेषताएं। आपका यहाँ पे देखिए क्लियर करता हूँ, यहाँ पे अनुसंधान की सामान्य विशेषताएं है, ये बेसिक इसके करेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक सामान्यताएं, सॉरी बेसिक इसकी क्या है विशेषताएं हैं, है ना। अनुसंधान की ये सामान्य विशेषताएं हैं, ये बेसिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पूरा अच्छे तरीके से जो इसकी अनुसंधान की जो खास विशेषताएं हैं वो करेंगे। दो तरह से विशेषताएं हैं, शायद आपको किसी बुक में मिले, एक होती है सामान्य, एक होती है खास। तो इसमें हम सामान्य करेंगे, अगली में हम खास विशेषता करेंगे जिसे पूरा तरह से डिफाइन किया होगा। तो देखिए अनुसंधान के सामान्य विशेषताएं क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि या विकास होता है। तो देखिए अनुसंधान की प्रक्रिया से क्या है, आपको नया ज्ञान मिलता है ना, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें सामान्य नियमों या सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। देखिए इसमें क्या है, जो सामान्य नियम होते हैं आम, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता, क्योंकि देखिए जो रिसर्च है वो हर एक कोई कर सके, इसलिए इसे आसान बनाया जाता है, इसलिए इसके सिद्धांत और नियम क्या है वो सामान्य होते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। देखिए अनुसंधान की इसमें प्रक्रिया क्या है, वैज्ञानिक है पहली बात तो, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक तौर पे क्या है, जो भी चीज़ें प्रमाणित होती हैं वही बाज़ार में आती हैं, वही वैलिड मानी जाती है ना। जैसे देखिए मार्केट में जितनी सारी दवाइयाँ हैं वो क्या है, वो वैज्ञानिक तौर पे उसे कहा गया है कि हाँ ये इसके लिए है। तो अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, वैज्ञानिक है, इनकी 100% वो सही होती है, व्यवस्थित होती है और सुनियोजित होती है। इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, वो चीज़ें शामिल होती हैं जो सही हो, जो सटीक हो, है ना। इसमें जो वैध प्रविधियां हैं वो ही इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं है। यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। ये देखिए तार्किक है ना, ये लॉजिकल होती है, पूरी तरह से तार्किक होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ मतलब कि इसको बहुत डिटेल में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 2-4 लाइनों में लिख दिया होगी रिसर्च, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे रिसर्च के लिए बहुत सारी थीसिस जमा करनी पड़ती है, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। जैसे मार्केट में देखिए बहुत सारे राइटर्स की किताबें हैं, है ना। पेपर 1 की किताब देख लेंगे, पेपर 2 की देख लेंगे, बहुत सारी किताबें हैं, वो एक रिसर्चर के द्वारा की गई है। सारी जो चीज़ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी खुद की लिखी हुई है, उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन खुद से लिखी है वो कहाँ से इकट्ठी की है, वो रिसर्च के द्वारा इकट्ठी की है। लेकिन तो यही क्या है, ये तार्किक है। अनुसंधान की प्रक्रिया में देखिए प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। देखिए यहाँ पे प्रदत्त क्या होता है, तथ्य, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो तथ्यों के आधार पर क्या है, परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। परिकल्पना मतलब कि जो आपके दिमाग में चलता है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो कैसे पता चलेगा, जो तथ्य हों, जो आपके सामने चीज़ें हों, उससे पता चलेगा। तो देखिए इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत पक्ष नहीं है। अगर आप मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं तो आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति मान लीजिए सच्चा हो चाहे झूठा हो, आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, है ना, वो चीज़। ना ही इसमें देखिए विचारों को कोई महत्व दिया जाता। आप कहते हैं कि मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपको मैं ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको मैं कहूँगी कि मेरे विचार से सिलेबस गलत है, आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ये क्या है, ये रिसर्च में बिल्कुल नहीं आता। आपके विचार कहीं काम नहीं आते। आपके विचार क्या है, आपकी जो अनुसंधान है, जो शोध है, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है और इनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब देखिए शोध कार्य में क्या है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रदत्त की व्यवस्था है। पहले देखिए क्या है, इनका विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी शोध को किया तो ऐसे नहीं उसको मार्केट में छपने के लिए भेज दिया, पहले उसे शोध को जो किया जाता है उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, जो चीज़ें काम की नहीं उसे काट दिया जाता है ना। पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या इसमें कमियां तो नहीं है कुछ भी। तो नेक्स्ट है, शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती। अब देखिए बिल्कुल सही है, शोध कार्य में धैर्य होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में रिसर्च हो गया। रिसर्च को देखिए बहुत कई बार साल लग जाते हैं, है ना। आप देखिए आपकी जो पीएचडी है वो 5 साल में कंप्लीट होती है। गवर्नमेंट भी आपको 5 साल देती है पीएचडी करने के लिए कि ताकि आप रिसर्च करें, है ना। तो इसलिए क्या है कि धैर्य रखना होता है हर एक चीज़ के लिए, कि ताकि आपकी जो रिसर्च है वो बहुत बढ़िया से हो।
प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियां हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। अब देखिए जितने भी शोध कार्य है, हर एक की अपनी विधि है, हर एक की अपनी प्रविधियां हैं, और शोध के उद्देश्य क्या है इससे ही प्राप्त होते हैं। देखिए हर एक की जो विधि अलग अलग होती है ना, ऐसे नहीं कि आप जैसे एक ही बार में सब कुछ करें, है ना, वो चीज़ें। तो हर एक की विधियाँ क्या है, अलग अलग होती हैं, है ना, वो चीज़। शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोध कार्य का आलेख क्या है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है ना। सावधानी पूर्वक मतलब आपको ये देखना होता है कि जो आपने सोच की है, जो शोध की है, यानी कि जो एक शोध करता है उसने देखा है कि जो उसने शोध की है कि वाकई वो सही है, क्या वाकई ही वो चीज़ें उसको चाहिए तो वो उसमें शामिल है, ये पूरा सावधानी पूर्वक रखा जाता है ना। पता चले बाद में कि शोध कुछ और कर ली, था टॉपिक कुछ और, है ना, वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यकरण का प्रतिपादन किया जाता है। अब देखिए क्या है कि प्रत्येक जो शोध कार्य से क्या है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना, प्रत्येक शोध कार्य से इसका सामान्यकरण किया जाता है, यानी कि क्या है कि देखा जाता है कि शोध कैसी है। आप देखिए मान लीजिए इसमें बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, तो उसे क्या है कि आसान बनाया जाता है कि ताकि हर एक की समझ में आए। अब देखिए शोध करने का तभी फ़ायदा है, मार्केट में देखिए जितनी सारी बुक्स हैं वो तभी पढ़ने के लायक हैं जब आप उसे पढ़ पाएँ, है ना। आप सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं जो जिसकी लैंग्वेज आसान हो। अब देखिए हिंदी की लैंग्वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शब्द इतने कठिन होते हैं कि उनका इंग्लिश में मतलब समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसी लैंग्वेज देखते हैं, आप ऐसे नोट्स देखते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज काफ़ी ईजी हो, है ना, वो चीज़। सो देखिए अब हम बात करेंगे, अब हमने देखिए सामान्य इसके जो इसकी सामान्य विशेषताएं तो हमने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की भूमिका। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र में अनुसंधान की भूमिका क्या है। देखिए पहला क्या है, अनुसंधान की भूमिका समय के साथ महत्व प्राप्त कर रही है क्योंकि यह सोच और संगठन की तार्किक आदतों के विकास को बढ़ावा देता है और समस्या को हल करने में मदद करता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अब देखिए शोध जो अनुसंधान की भूमिका है या शोध की भूमिका है वो देखिए समय के साथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आप देखिए कि गवर्नमेंट ने आगे जाके ये भी कर दिया है कि पीएचडी करनी ज़रूरी है। आप देखिए कुछ सालों में पीएचडी ज़रूरी हो जाएगी। अगर आपको कहीं पर पढ़ाना है तो पीएचडी ज़रूरी हो। क्यों? क्योंकि देखिए जो इसकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ को खोजबीन के करेंगे, जब आप उसकी नॉलेज हर एक को देंगे, तब बहुत सारी चीज़ें दूसरों को भी सीखने को मिलेगी, है ना, वो चीज़। तो देखिए सभी सरकारी नीतियों को अनुसंधान के बाद तैयार किया जाता है। अब देखिए जितनी सरकारी नीतियां हैं उसको क्या है, अनुसंधान के बाद तैयार किया जाता है। वैकल्पिक नीतियों पर विचार करने और उनके परिणामों की जांच करने के लिए विशिष्ट समस्याओं के बारे में, ताकि सर्वोत्तम उपलब्धि नीति का चयन किया जा सके। यह उनके कुशल आवंटन द्वारा राष्ट्र के संसाधनों के अपव्यय से बचने के लिए आवश्यक माना जाता है। अब देखिए सरकार जितनी भी अपनी स्कीम लॉन्च करती है, जितनी भी नीतियां बनाती है, सबसे पहले क्या है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। मान लीजिए एलपीजी जो कनेक्शन है, आपको पता है कि उसमें सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए आपने 700 रुपये का सिलेंडर लिया, आपको 150 रुपये या 150 रुपये आपको वापस आते हैं आपके अकाउंट में। तो गवर्नमेंट सबसे पहले देखिए स्कीम लॉन्च करने से पहले उन्होंने ये देखा कि कितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं, है ना, कितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं और कितने लोगों के पास एलपीजी जो गैस सिलेंडर हैं। तो पहले रिसर्च किया कितने गैस सिलेंडर हैं, इतने लोगों को पैसे आएंगे, इतने लोगों के पास बैंक अकाउंट है ना। बाद में पता चला था ना कि लोगों के पास जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे, फिर गवर्नमेंट ने कहा पहले आप बैंक अकाउंट खुलवाइए, आपके पैसे उसमें आएंगे। तो ये रिसर्च किया गया कि किन लोगों के पास बैंक अकाउंट है, किन के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको सूचित किया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए। तो वही चीज़ है कि जब भी कोई नीति लागू होती है तो क्या है, सबसे पहले क्या है, सरकार उसके बारे में रिसर्च करती है, उसके बाद उसे लागू करती है कि ताकि देखिए कि इसमें क्या है कि अपव्यय से बचा जा सके, कि फालतू खर्चा ना हो जाए। अब देखिए जैसे आधार कार्ड है, आप देखिए अभी भी आधार कार्ड अपडेशन चलता रहता है। अगर गवर्नमेंट देखिए सबसे पहले रिसर्च अच्छे से कर लेती तो उसको बढ़िया रहता। अब देखिए आधार कार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि आपका आधार कार्ड पे जन्म तिथि है वो पूरी नहीं है, आप उसे पूरा करवाइए, मोबाइल नंबर से लिंक करवाइए। जल्दबाजी में जब आधार कार्ड बनवाए गए थे ना तो मोबाइल नंबर लिंक किया गया, ना जन्म तिथि
जो डेट ऑफ बर्थ है पूरी डाली गई। अब देखो उसमें अपडेशन हो रहा है बार बार, है ना, आपके भी पैसे लग रहे हैं, सरकार के भी पैसे लग रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर पहले ही रिसर्च कर ली जाए तो उससे खर्चा भी बच जाएगा, वो चीज़ सही से भी हो जाती है। सो देखिए, कार्यान्वयन के बाद नीतियों के परिणामों और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नीतियों का परिणाम क्या है, यानी कि मान लीजिए कि आपने जो चीज़ कर ली उसके बाद देखिए वो कितनी प्रभावी है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, क्या आपकी जो रिसर्च है वो सही है या नहीं है ना। मान लीजिए किसी राइटर ने मार्केट में बुक निकाल दी सबसे ईजी, पेपर वन की सबसे अच्छी बुक है, उसके लिए अच्छी है, लेकिन जब आपने वो पढ़ा आपको उसमें कुछ लगा ही नहीं, है ना, तो उसकी क्या है, मेहनत ख़राब हो गई। लेकिन जब आपको उसकी बुक अच्छी लगी, उसकी मेहनत सफल हो गई, वो चीज़। व्यापार और उद्योग की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि परिणाम व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी व्यापारिक नीति आती है उसके लिए रिसर्च की जाती है ना। देखिए जब जियो की बात करें, जियो ने अपनी स्कीम को लॉन्च करना था, उसने देखा कि 4G नेटवर्क पहले ही एयरटेल के पास है, अब अगर वो 4G नेटवर्क लेके आए वो चलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, जियो को क्या किया, उसने फ्री सिम कर दिया 4G। तो जितने कस्टमर देखिए एयरटेल के पास थे वो तकरीबन सारे ही कस्टमर जियो के पास चले गए। जियो ने टारगेट रखा था कि 10 करोड़ कस्टमर मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी उसके पास क्या है, 20 करोड़ के आसपास उसके पास कस्टमर है। तो उसने क्या किया, पहले रिसर्च किया कि कितने लोगों के पास एयरटेल का है ना, तो कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। तो उसने क्या किया, सबको, फिर उसने टारगेट बनाया कि 10 करोड़ लोगों को मैं अपनी तरफ खींचूंगा। तो ये क्या किया, उसने रिसर्च किया, उसके बाद क्या, उसने अपनी समस्या को हल किया, है ना, वो चीज़। अब देखिए यह वैज्ञानिकों को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने और सामाजिक समस्याओं के जवाब खोजने में मदद करता है। उच्च पद प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए यह अच्छा करियर मार्ग हो सकता है। अनुसंधान पद्धति में पेशेवरों के लिए आजीविका का स्रोत है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि यह वैज्ञानिकों को क्या करता है, जो वैज्ञानिक हैं जो खोज करते हैं, तो क्या है, देखिए उनको अगर सामाजिक संबंध देखना हो, सामाजिक समस्या देखनी हो, तो उसकी खोज करने में मदद मिलती है। सामाजिक समस्या क्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, है ना, ये क्या सामाजिक समस्या है। तो इसको दूर कैसे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे समाज में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग धनी हैं, तो वो रिसर्च से ही पता चलेगा ना वो चीज़। तो रिसर्च क्या है, हर एक जगह पे ज़रूरी है। अगर आप घर बैठे कोई इस एग्ज़ाम की मान लीजिए तैयारी करते हैं, तो आप भी डिफरेंट बुक से नोट्स बनाते हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी रिसर्च कर रहे हैं ना, आप भी अनुसंधान कर रहे हैं, आप भी शोध कर रहे हैं कि आपके नोट्स सबसे बढ़िया बने। वो चीज़ जो आपको मैं नोट्स बनाता हूँ वो भी मैं रिसर्च करके बनाता हूँ कि ताकि आपको बढ़िया नोट्स दी जाए, वो चीज़ें। अब देखिए इसमें क्या है कि छात्र क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप PhD करते हैं तो आप किसी भी जगह पे नौकरी लग सकते हैं, या आप उसी लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। तो ये हो सकती है आपके लिए, छात्रों के लिए, है ना। तो जो पेशेवर है उसके लिए देखिए आजीविका का स्रोत है, उसके लिए इनकम का सोर्स बन जाएगा आगे जाके। यह दार्शनिकों और विचारकों को नए विचारों और अंतर्दृष्टि के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। साहित्यिक पुरुषों और महिलाओं के लिए अनुसंधान नई शैलियों और रचनात्मक कार्यों के लिए एक साधन है, और विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों के लिए ये नए सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, उनके नए विचार हमारे सामने आते हैं, किसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा। अब देखें जैसे मान लीजिए कि कोई दार्शनिक है, कोई विचारक है ना, तो हर एक का जो लिखने का नज़रिया अलग से है। आप देखिए प्लेटो ले लो, अरस्तु ले लो, हॉब्स ले लो, लॉक ले लो, रूसो ले लो, है ना। हॉब्स, लॉक, रूसो, देखिए ये 3 राइटर आपको मैंने जो बताए हैं ये पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। अब देखिए इनका जो कहने का नज़रिया अलग है, कोई देखिए मनुष्यों को बढ़िया कहता है, कोई स्वार्थी कहता है। तो इसमें क्या है, ये इनकी रिसर्च है, वो चीज़ें।